हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इजी स्टडी पर में स्वागत है। अपन पढ़ रहे हैं मैथ के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस के मैंने आपको काफ़ी पार्ट करवा दिए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप वाइज क्वेश्चन से चल रहे हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि कोई व्यक्ति है, वो किसी सामान को बेच रहा होता है, फिर इतने प्रतिशत का उसको लाभ होता है, और लाभ में अपने कुल प्रतिशत निकाला था और रुपए में भी निकाला। आज की जो क्लास है इसमें हमें बोल रहा है कि कोई व्यक्ति किसी सामान को खरीद रहा होता है और उस सामान का कॉस्ट प्राइस पूछ रहा होता है, उस सामान का क्या क्रय मूल्य में पूछ रहा होता है। तो देखो, आज की जो क्लास रहने वाली है वो इम्पोर्टेंट रहने वाली है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास है। इसको स्टार्ट करते हैं अभी। अब देखो, हमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं, मैंने कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं इम्पोर्टेंट। हमें क्या दे रखा है, बस आपको क्वेश्चन का टाइप समझना बहुत जरूरी है। अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, दो घड़ियों की कुल कीमत 490 रुपए। हमें बोल रहे हैं कि दो घड़ियों की जो कुल कीमत है वो 490 रुपए है। एक घड़ी को 16% के लाभ पर तथा दूसरी को 12% हानि पर बेचा जाता है, तो न लाभ न हानि होता है, तो घड़ियों का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो, इस क्वेश्चन की खासियत क्या है। हमें बोल रहा है कि दो घड़ियों का कुल लागत मूल्य दे दिया, हमें कुल कॉस्ट प्राइस दे दी कि हमने दोनों घड़ियों को 490 रुपए में खरीदा। फिर हमें दे रखा है कि एक को 16% के लाभ पे, दूसरी को 12% की हानि पे बेच दिया, तो न लाभ न हानि हुआ। क्या हुआ? न लाभ न हानि हुआ बेचने पे, तो घड़ियों का क्रय मूल्य पूछा है। तो देखो, इसका तरीका है, एक तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हो डायरेक्ट। कैसे? आप लिखोगे कि कॉस्ट प्राइस CP1, मैं ऐसे लिखूंगा कि कॉस्ट प्राइस CP1 इनटू, आपको डायरेक्ट लिख देना है। डायरेक्ट कितना? देखो, 16% का लाभ है तो आपको केवल 16 लिख देना है, और बराबर कर देना है कितना? कॉस्ट प्राइस CP2, और इनटू देखो कितने की हानि हो रही है, 12 की हानि हो रही है, बराबर में लिख देना 12। डायरेक्ट लिखना है जब न लाभ न हानि हो। जब न लाभ न हानि हो तो आपको ऐसे नहीं लिखना कि 116 करके लिख दे, डायरेक्ट लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे अपन इन दोनों के कॉस्ट प्राइस का अनुपात निकाल लेंगे। और जब मैं दोनों के कॉस्ट प्राइस का अनुपात निकालूंगा तो देखो, मेरे पास ये CP1 है, ये CP2 इधर आ जाएगा, और ये बच जाएगा इधर 12, और इधर बच जाएगा कितना? 16। इधर कितना बचेगा? 16। अब मैं इसको 4 से काट लेता हूँ। 4 से काटूंगा तो 3, और 4 से काटूंगा तो 4। मेरे पास ये जो आया है, ये दोनों घड़ियों के कॉस्ट प्राइस का अनुपात आया है। भाई, दो घड़ियां खरीद रहे हैं तो दोनों घड़ियों के कॉस्ट प्राइस का जो अनुपात है वो 3:4 है। 3:4 है, तो हमें बोल रहे हैं कि दोनों घड़ियों की कुल कीमत 490 रुपए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 7 की वैल्यू है, कुल कितना हो गया? 7। और 7 की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में 490 रुपए के बराबर है। 490 रुपए के बराबर है, तो इसका मतलब एक की वैल्यू कितने के बराबर है? इसका मतलब है एक की वैल्यू 70 के बराबर है। कितने के बराबर है? एक की वैल्यू 70 के बराबर है। हमें बोल रहा है दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य। इसका मतलब 3 की वैल्यू निकालनी है और 4 की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करोगे, 3 की वैल्यू निकालोगे तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 70 से, क्योंकि एक की वैल्यू 70 है। और 4 की वैल्यू निकालोगे तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 70 से। इसका मतलब तभी 4 की निकलेगी, तो ये आ जाएगा 210 रुपए। इसका मतलब एक घड़ी का जो कॉस्ट प्राइस है वो 270 रुपए है, और दूसरी घड़ी का जो कॉस्ट प्राइस है वो 280 रुपए है। कितने रुपए है? 280 रुपए है। और जब आप दोनों को काउंट करोगे तो आपको मिलेगा 490 रुपए। कितना मिलेगा? 490 रुपए। इस टाइप का क्वेश्चन आप इस प्रकार भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन को आप लगा सकते हो एलिगेशन मेथड। कौन सा मेथड? एलिगेशन मेथड भी लगा सकते हो। एलिगेशन मेथड कैसे लगाओगे? देखो, एक को 16% के लाभ पे, दूसरे को 12% की हानि पे, और पूरे सौदे में देखो क्या बता रहा है, न लाभ न हानि। इसका मतलब आप लिख सकते हो पूरे सौदे में 0, तो आप लिखोगे कितना? ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 16। फिर दोबारा आप इनका अनुपात निकालोगे तो 3:4 आएगा। वही बात है, देखो 3:4 का मतलब क्या हो गया?
वही बात है, देखो 3:4 का मतलब क्या हो गया, 7 की वैल्यू कितने के बराबर है, 490 के बराबर, 1 की वैल्यू कितने के बराबर, 70 के बराबर, तो 3 की वैल्यू कितने के बराबर है, 210 के बराबर, और 4 की वैल्यू कितने के बराबर, 280 के बराबर। तो बात देखो वही है, आप एलिगेशन भी लगा सकते हो, आप इस मेथड से भी इसको कर सकते हो, जब क्या दे रखा हो, न लाभ न हानि। तो आप इस क्वेश्चन को इस टाइप से भी कर सकते हो, इस टाइप से भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसी टाइप का क्वेश्चन दे रखा है, और क्वेश्चन बोल रहे हैं एक व्यापारी ने 2 साइकिल 3,696 रुपए में खरीदी। कितनी साइकिल, 2 साइकिल 3,696 रुपए में खरीदी। इसमें से उसने एक को 20% लाभ एवं दूसरी को 15% हानि पर बेचा, तो न लाभ न हानि हुई, दोनों साइकिल का क्रय मूल्य पूछा है। तो आप उसी प्रकार कर सकते हो। एक तरीका तो मैंने आपको बताया कि कॉस्ट प्राइस CP1 कितने में बेच रहा है, देखो 20% लाभ पे 20 एज इट इज लिख दो, बराबर दूसरा क्या लिखोगे, कॉस्ट प्राइस CP2 इंटू कितने हानि पे, 15% की हानि पे लिख दो। यहाँ से दोनों के कॉस्ट प्राइस का अनुपात निकाल लो, और जब आप दोनों के कॉस्ट प्राइस का अनुपात निकालोगे तो आपके पास अनुपात आ जाएगा 3:4। देखो 3:4, 5 से काट रहा हूं। फिर बात वही, 7 की वैल्यू कितने के बराबर, 3,696 के बराबर। आप कहोगे 7 की वैल्यू दे रखी है 3,696 के बराबर, 1 की वैल्यू देखो कितने के बराबर आ जाएगी, 35, और ये कितना आ जाएगा भाई, 7 5 35 बचा 1, 19 7 14 बचे 5, 7 8 56, 1 की वैल्यू 528 के बराबर। 1 की वैल्यू कितने बराबर, 528 के बराबर। तो आप कहोगे 3 की वैल्यू कितने के बराबर, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से किसको मल्टीप्लाई कर दो, 528 को। तो 8 या 24 बचे कितने, 2, 3 दूनी 6 और 2 कितना 8, और ये आ जाएगा 15, 1584। यानी एक घड़ी का जो कॉस्ट प्राइस है वो तो है 1584। एक घड़ी का कॉस्ट प्राइस कितना है, 1584। दूसरी घड़ी का कॉस्ट प्राइस चाहिए तो कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 528 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो कितना आ जाएगा, 832 का 2 बचे कितने 3, 8 और 3 11 का 1 बचा कितना 1, 20 और 1 21, ये वैल्यू आ जाएगी 21 12। कितनी आ जाएगी, 21 12 आ जाएगी। दोनों को ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 36 96 मिलेगा। या फिर आप क्या लगा सकते हो, इसमें एलिगेशन भी लगा सकते हो। वैसे आप एलिगेशन लिखोगे +20 -15 और बट्टे में क्या लिखोगे, 0 पे एलिगेशन लगाओगे। क्यों, क्योंकि न लाभ न हानि हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बोल रहा है कि विक्रय मूल्य समान है। क्या है, विक्रय मूल्य समान है। अब की बार आपको विक्रय मूल्य समान दे रखा है। देखो क्या बोल रहा है, एक विक्रेता 2 वस्तुओं को 1350 रुपए में खरीदकर पहली वस्तु को 10% लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 12% हानि पर बेचता है। बेच दी उसने, तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य बराबर है। अब की बार देखो हमें बोल रहे हैं प्रत्येक का क्या है, विक्रय मूल्य बराबर हो जाता है, तो पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस पूछा है अभी। अब देखो आप इस क्वेश्चन को करोगे तो वैसे ही, क्योंकि मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि विक्रय मूल्य का जो फॉर्मूला होता है वो कॉस्ट प्राइस इनटू क्या होता है, जितने का लाभ या हानि होती है और बटे में 100। अब देखो ये वैसे ही सवाल कर सकते हैं, कैसे, दोनों का विक्रय मूल्य समान है। दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो अपन कैसे लगाएंगे, वैसे ही मैं कहूंगा कि कॉस्ट प्राइस फर्स्ट, क्योंकि कॉस्ट प्राइस फर्स्ट का अनुपात निकाल लेंगे, दोनों के जो क्रय मूल्य है उनका अनुपात निकाल लेंगे। अब की बार आपको क्या करना है, विक्रय मूल्य समान है तो आपको ये दिखना है कि 10% का लाभ हो रहा है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 110 और बटे 100। अब देखो ये 100 लिखो या ना लिखो इसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इस वस्तु का जो 10% के लाभ पे बेची है, इस वस्तु का विक्रय मूल्य है, इस वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो मैं कहूंगा दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य है, कहूंगा दूसरी वस्तु का कॉस्ट प्राइस इंटू कितने का लाभ या हानि हो रहा है, 12% की हानि हो रही है, तो मैं लिख दूंगा 88 और बटे कितना 100।
अब देखो ये 100 लिखने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से वापस आप क्या करोगे, कॉस्ट प्राइस फर्स्ट बटे कॉस्ट प्राइस टू, यानी दोनों का क्या निकालोगे, अनुपात निकालोगे। और दोनों का अनुपात निकालूंगा तो इधर बच गया कितना 88 और इधर बच गया 110। 11 से कट रहा है, देखो 11 से काटूंगा कितनी बार जाएगा 8 बार, 11 से काटूंगा कितनी बार जाएगा 10 बार। फिर देखो दोबारा कितने से कट रहा है 2 से, ये कट जाएगा 4/5, कितना आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों वस्तुओं के जो कॉस्ट प्राइस का जो अनुपात था वो 4:5 है। तो मैं कहूँगा कि 1350 रुपये में खरीद रहे हैं, कितने रुपए में 1350 रुपये में। तो इसका मतलब ये हुआ हमें 9 की वैल्यू कितने के बराबर दे रखी है, 1350 के बराबर दे रखी है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी 150 के बराबर आ जाएगी। 1 की वैल्यू 150 के बराबर आ जाएगी। 1 की वैल्यू 150 के बराबर आ जाएगी तो देखो 4 की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, 4 की वैल्यू 600 के बराबर आ जाएगी। 4 की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, 600 के बराबर आ जाएगी। यानी इसका मतलब पहली वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है, जो क्रय मूल्य है वो 600 रुपये है, और दूसरी वस्तु का कॉस्ट प्राइस निकालना है तो उसका क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, देखो उसका मूल्य आ जाएगा 650, 750, कितना आ जाएगा 750। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 750 आएगा, और दोनों को जब आप जोड़ोगे तो आपके पास कितना बन जाएगा 1350 बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे आसानी से कर सकते हो। कैसे किया मैंने, क्योंकि विक्रय मूल्य समान था, विक्रय मूल्य समान था तो दोनों के विक्रय मूल्य क्या कर दिए, समान कर दिए। ये फर्स्ट वस्तु का कॉस्ट प्राइस, ये सेकंड वस्तु का कॉस्ट प्राइस, दोनों के कॉस्ट प्राइस का अनुपात निकाल लेना, अनुपात निकाल के आसानी से कर सकते हो। इसी प्रकार देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन दे रखा है। हमें क्या दे रखा है, देखो एक व्यक्ति ने 960 रुपए में 2 घोड़े खरीदे। उसने 960 रुपए में कितने घोड़े खरीद लिए, 2 घोड़े खरीद लिए। उसने एक को 20% हानि पर तथा दूसरे को 60% लाभ पर बेचा। देखो एक को 20% हानि पर था, दूसरे को 60% लाभ पर बेचा। यदि घोड़ों का विक्रय मूल्य समान है, देखो घोड़ों का क्या है, विक्रय मूल्य समान है, तो दोनों घोड़ों का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। डायरेक्ट लगा दो, क्या करोगे, कॉस्ट प्राइस फर्स्ट इंटू कितने का लाभ या हानि, स्टार्टिंग में 20 की हानि हो रही है तो मैं लिख दे सकता हूँ 80/100 लगाने की आवश्यकता नहीं है, कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर दूसरे का मैं सेलिंग प्राइस लिखूंगा तो कॉस्ट प्राइस 2 और इंटू लाभ या हानि 60 का लाभ, तो इसे लिख दूंगा 160, कितना लिख दूंगा 160। तो यहाँ से मैं कॉस्ट प्राइस फर्स्ट बटे कॉस्ट प्राइस 2 का जो अनुपात निकालूंगा वो 2:1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2:1। कैसे, 80 से डबल है, कैंसिल आउट हो जाएगा 2:1। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे 3 की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दे रखी है कितने के बराबर, 960 के बराबर दे रखी है, तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, 320 के बराबर आ जाएगी। 1 की वैल्यू 320 के बराबर आ जाएगी तो आपको पूछा है दोनों घोड़ों का क्रय मूल्य बताओ। तो इसका मतलब ये हो जाएगा एक घोड़े का जो क्रय मूल्य आ जाएगा वो 2 × 320 यानी 640 आ जाएगा, और दूसरे घोड़े का जो क्रय मूल्य आएगा वो 1 × 320 यानी 320 रुपये आ जाएगा। कहने का मतलब एक घोड़े का क्रय मूल्य 640, दूसरे घोड़े को उसने खरीदा था 320 रुपये में। किस में खरीदा था, 320 रुपये में। ये दोनों घोड़ों का क्रय मूल्य आ गया। और जब आप इनको ऐड करोगे तो हमें बता रखा है कि एक व्यक्ति ने 960 रुपये में 2 घोड़े खरीदे थे, दोनों का योग करोगे तो 960 आ जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि किस टाइप का है, न लाभ न हानि होती है तब कैसे करते हैं, विक्रय मूल्य समान हो तो कैसे करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो किस टाइप के क्वेश्चन है, हमें बोल रहे हैं एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 रुपए में खरीदे। देखो इसमें भी खरीदना ही चल रहा है, अभी 20,000 रुपए में खरीदे। उसने घोड़े को 20% लाभ पर तथा गाड़ी को 10% हानि पर बेचा। क्या बोल रहा है, घोड़े को 20% लाभ पर तथा गाड़ी को 10% हानि पर बेचा। इस प्रकार कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ। अब देखो पीछे वाले सवालों में हमें बोल रहा था न लाभ न हानि और विक्रय मूल्य समान के सवाल थे। इसमें कुल सौदे में 2% का लाभ हो रहा है। हमें बोल रहा है घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक तो तरीका है आपका लेंथ तरीका, जब आप x मान के करो तो उसमें टाइम लग जाएगा। इसी में मैंने आपको बताया था
कि जब आपको न लाभ न हानि दे रखी हो तो आप एलिगेशन लगा सकते हो। तरीका एकदम आसान होता है। यहाँ पे आपको बोल रहे हैं 2% का लाभ हो रहा है, तो देखो लगाते हैं एलिगेशन। हम मेरे को बोल रहे हैं 1 पर 20%, देखो घोड़े पर, यहाँ लिख लेता हूँ घोड़ा। हमें बोल रहे हैं जिस पे एलिगेशन लगा रहा है घोड़े पर 20% का लाभ हो रहा है, तो मैं 20 लिख लेता हूँ। मेरे को बोल रहे हैं गाड़ी पर 10% हानि हो रही है, इधर तरफ लिख लेता हूँ गाड़ी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गाड़ी इधर लिखो घोड़ा इधर लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10% क्या हो रही थी, हानि। बोल रहे हैं पूरे सौदे में 2% का लाभ हो रहा है, तो आप पूरे सौदे में 2% का क्या दिखा दो, लाभ दिखा दो। प्लस दिखाना है भी लाभ को, और यहाँ पे नेगेटिव, क्योंकि आपको बता देता हूँ एलिगेशन में ध्यान रखना है समान चिन्ह तो क्या होते हैं, आपस में घट जाते हैं, और विपरीत चिन्ह आपस में जुड़ जाते हैं। कैसे, देखो अब ये समान चिन्ह नहीं है, विपरीत चिन्ह है, तो वैल्यू जुड़ जाएगी, तो वैल्यू जुड़ के कितनी हो जाएगी, 12। यहाँ पे देखो समान चिन्ह है तो वैल्यू घट जाएगी, और वैल्यू घट के कितनी हो जाएगी, 18। आपस में घटा देना है, ध्यान रखना समान चिन्ह घटेंगे विपरीत चिन्ह जुड़ेंगे एलिगेशन में। तो देखो जब आप इनका अनुपात निकालोगे तो आपके पास अनुपात देखो 6 से काट लेता हूँ 2 और 6 से काट लेता हूँ 3। आपके पास घोड़ा और गाड़ी का जो अनुपात आया वो 2:3 आ गया। हमें बोल रहे हैं कि क्वेश्चन में घोड़ा व गाड़ी को 20,000 रुपए में खरीदता है, तो इसका मतलब हुआ दोनों की वैल्यू 5 की वैल्यू दे रखी है 20,000 के बराबर। 5 की वैल्यू कितने के बराबर, 20,000 के बराबर। इसका मतलब 1 की वैल्यू कितने के बराबर, 1 की वैल्यू 4,000 के बराबर। 1 की वैल्यू कितने के बराबर, 4,000 के बराबर। घोड़े का अनुपात कितने में है, 2 में, तो आप कहोगे 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 × 4,000। तो मैं कहूँगा ये कीमत जो है ये किसकी है, घोड़े की। ये कीमत किसकी है, घोड़े की। मेरे को 1 की वैल्यू 4,000 है, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 × 4,000 यानी 12,000। तो आप कहोगे ये कीमत किसकी है, गाड़ी की। ये कीमत किसकी है, गाड़ी की। हमें पूछ क्या रहा था, घोड़े का क्रय मूल्य है, तो ये घोड़े का क्रय मूल्य है, और गाड़ी का क्रय मूल्य कितना है, 12,000। आसानी से इस क्वेश्चन को आप हल कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी टाइप का क्वेश्चन दे रखा है हमें। देखो हमें इसी टाइप का अगला क्वेश्चन रखा है मैंने, फिर इससे अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो हमें क्या बोल रहे हैं, एक व्यक्ति ने एक घड़ी तथा एक मेज को 5,650 रुपए में खरीदा। कितने में खरीदा, 5,650 रुपए में खरीदा। मेज को 15% हानि पर तथा घड़ी को 35% लाभ पर बेच दिया। पूरे सौदे में 27% का लाभ हुआ। कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 27% का लाभ हुआ। मेज व घड़ी का क्रय मूल्य पूछा है, वैसे ही किसका, कॉस्ट प्राइस पूछ लिया, मेज और घड़ी का। तो वैसे ही आप लिख सकते हो, एक तरफ लिख सकते हो घड़ी, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया घड़ी और यहाँ लिख दिया मेज, उससे कोई नहीं फर्क पड़ेगा। आप इधर कैसे लिखते हो, मेज घड़ी लिख दिया। आपको बोल रहे हैं देखो मेज को 15% हानि पर, मेज को 15% हानि पे, ये मैंने 15% हानि पे। घड़ी को 35% लाभ पे, ये मैंने 35% लाभ पे। पूरे सौदे में 27% का लाभ, पूरे सौदे में 27% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है, प्लस लिख दो। तो आप जब इस एलिगेशन को हल करोगे, मिश्रण को, तो मैंने आपको बताया कि ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, विपरीत चिन्ह है तो जुड़ जाएगी, तो जोड़ दो। देखो ये कितना आ जाएगा, 12 का 2 बचा 1 और 42, कितना आ जाएगा, 42। ये दोनों वैल्यू आपस में क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और जब आपस में आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 8। कितना आ जाएगा, 8। भाई ये देखो ये कितना है, 35 3 8। आप सोल्व करोगे तो देखो 2 से काट लेते हैं, कितनी बार जाएगा, 21 बार। 2 से काट लेते हैं 4 बार। तो आप ये कह सकते हो घड़ी और मेज का जो रेशियो है वो 21:4 का रेशियो है। हमें कुल बोल रहा है देखो 5,650 रुपए में खरीदी। कुल कितने में खरीदी, 5,650 में। तो मैं कहूँगा 25 की जो वैल्यू दे रखी है वो 5,650 रुपए दे रखी है। कितनी दे रखी है, 5,650 रुपए दे रखी है। एक की वैल्यू निकाल लो, एक की वैल्यू निकालोगे तो कैसे निकालोगे, 25 दूनी 50 बचे कितने, 6। 6 क्या गया 5, फिर दोबारा 25 दूनी 50 बचे कितने, 15। भाई बच गए कितने, 15।
और फिर 15 के आगे कितनी लिख जाएगी 0, 150, 25 सिक्के कितना हो जाएगा 150, 25 सिक्के कितना हो जाएगा 150। पहले हमने सोल्व किया तो 25 दूनी 50, 65 बन गया, 65 के 25 दूनी 50, फिर 15 बच गया और 15 के आगे 0 लग जाएगी तो कितना आ जाएगा, एक की वैल्यू 226, एक की वैल्यू 226 आ जाएगी। तो घड़ी का जो क्रय मूल्य है मेज का क्रय मूल्य अनुपात के अनुसार से निकल जाएगा। तो मैं कहूंगा घड़ी का जो क्रय मूल्य आएगा, किसका, घड़ी का जो क्रय मूल्य आएगा वो आएगा 21 इंटू 226, कितना आएगा 21 इंटू 226, और मेज का जो क्रय मूल्य आएगा वो आएगा 4 इंटू 226, कितना आ जाएगा 4 इंटू 226। मल्टीप्लाई कर सकते हो, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो कितना आएगा, 21 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 21 को जब 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो कितना आएगा 126 आएगा, 126 का कितना आ जाएगा 6, भाई 21 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा 126, 126 का कितना आ जाएगा 6 बचेंगे कितने 12, 21 को 2 से गुणा करूंगा तो 42 आएगा, 42 में 12 जोड़ूंगा तो 54 आएगा, 54 का 4 बचेंगे कितने 5, फिर 21 दूनी 42 आएगा और 21 दूनी 42 में 5 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 47 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ 47-46 रुपए जो था वो क्रय मूल्य किसका है, घड़ी का। फिर आप मल्टीप्लाई करोगे 4 को 226 से तो आप कर सकते हो, देखो 26 चौके कितने होते हैं 104 होते हैं, 26 चौके कितने होते हैं 104 होते हैं, 800 हो जाएगा, टोटल मिल जाएगा 904, कितना मिल जाएगा 904, कितना मिल जाएगा 904, आपका राइट आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा 904। तो मेज का क्रय मूल्य 904, घड़ी का क्रय मूल्य 47-46 रुपए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार जब पूरे सौदे में लाभ हानि दे रखा हो तो आप ऐसे आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हो। वहां पे आपको उनकी जो वैल्यू दे रखी है, जो आपको वस्तु दे रखी है उनका कॉस्ट प्राइस पूछता है, वो आप आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, विक्रय मूल्य पूछ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो कैसे, मेरे को बोल रहे हैं एक व्यापारी ने 6400 रुपए में 2 रेडियो खरीदे। एक व्यापारी था, उसने 6400 रुपए में 2 रेडियो खरीदे हैं, एक को 25% के लाभ पर तथा दूसरे को 25% हानि पर बेच दिया। एक को 25% लाभ पे, दूसरे को 25% हानि पर बेच दिया। फिर बोल रहे हैं दोनों रेडियो के विक्रय मूल्य समान है। अब देखो पीछे मैंने सवाल करवाया था उसमें विक्रय मूल्य समान था, लेकिन यहाँ पे प्रत्येक का विक्रय मूल्य पूछ रहा है, वहां पे क्रय मूल्य पूछ रहा था, यहाँ पे मेरे पास प्रत्येक का विक्रय मूल्य पूछ रहा है और विक्रय मूल्य ही समान दे रखा है। क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य ही समान दे रखा है और विक्रय मूल्य ही पूछ रहा है। तो देखो इसको कैसे कर सकते हो आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो आप एक्स मेथड से कर सकते हो, मैं तो कहूंगा एक्स से मत करना, आप डायरेक्ट कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखो शॉर्ट ट्रिक, अब देखो 1 पर 25% का लाभ क्या है, 2 रेडियो है तो मैं मान लेता हूं फर्स्ट रेडियो पे 25% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। 25% का लाभ होने का मतलब है 25% की आप भिन्न वैल्यू लिख लो 1/4। तो ये क्या है, ये प्रेजेंट में यानी कितने का लाभ है, 1 का लाभ है, और ये क्या है कॉस्ट प्राइस। दूसरे रेडियो पे क्या हो रहा है, 25% की हानि हो रही है, और 25% हानि का मतलब 1/4 ही लिखूंगा, लेकिन अब की बार ये क्या है लॉस है, और ये क्या रहेगा कॉस्ट प्राइस ही रहेगा, ये क्या रहेगा कॉस्ट प्राइस रहेगा। अब करने का तरीका ये है कि दोनों के विक्रय मूल्य समान है, तो आप कैसे करोगे, आप ये करोगे एक साइड भी लिख लो कॉस्ट प्राइस, एक साइड भी लिख लो सेलिंग प्राइस, एक साइड में कॉस्ट प्राइस एक साइड में सेलिंग प्राइस। तो मैं कहूंगा 4 की वस्तु थी, 1 का लाभ कमा के 5 में बेच दी, 1 का लाभ कमा के कितने में बेच दी, 5 में बेच दी। फिर मैं कहूंगा दूसरी वस्तु, जो दूसरा रेडियो था वो 4 में खरीदा था और 1 की हानि कमा के कितने में बेच दिया, 3 में बेच दिया। लेकिन हमें क्वेश्चन बोल रहे हैं दोनों का विक्रय मूल्य समान है, दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो इसका मतलब ये चीजें समान नहीं है, समान नहीं है तो उसको समान बनाने के लिए इसको क्या कर देते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, दोनों का समान हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जब दोनों का विक्रय मूल्य इक्वल होगा तो देखो ये समीकरण कैसे बन जाएगी, ये बन जाएगा, देखो यहाँ नीचे लिख देते हैं, ये हो जाएगा कितना 12, और ये कितना हो जाएगा 15, और इसको 5 से गुणा करूंगा ये हो जाएगा 20, और ये कितना हो जाएगा 15। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे जो कुल, जो दोनों रेडियो का जो कुल कॉस्ट प्राइस है, कुल क्रय मूल्य है, कुल खरीद है,
वो कितने रुपए की है, वो 32 रुपए की है। और दोनों की देखो, दोनों का सेलिंग प्राइस समान आ गया, हमें बोल रहा था दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो हमने दोनों का समान बना लिया। तो इसका मतलब दोनों का कुल विक्रय मूल्य वो कितना है, 30। दोनों का कुल विक्रय मूल्य कितना है, 30। मैंने दोनों का कुल कॉस्ट प्राइस 32 लिख दिया, कुल विक्रय मूल्य 30 लिख दिया। क्वेश्चन में दोनों का खरीद दे रखी है, यानी दोनों की कॉस्ट प्राइस दे रखी है, और वो 32 के बराबर दे रखी है 6400। तो मैं कहूंगा मेरे को क्वेश्चन में दे रखा है 32 की वैल्यू दे रखी है 6400 के बराबर। 32 की वैल्यू कितने के बराबर दे रखी है, 6400 के बराबर। तो मैं कहूंगा एक की वैल्यू कितने के बराबर है, 200 के बराबर। एक की वैल्यू कितने के बराबर है, 200 के बराबर। तो मेरे को निकालनी क्या है, 30 की वैल्यू। मेरे को क्या निकालनी है, 30 की वैल्यू। तो मैं कहूंगा 30 की वैल्यू निकालूंगा तो 30 इंटू 200, तो मैं कहूंगा 30 इंटू 200 कितना आ जाएगा, 6000 रुपए। लेकिन ये 6000 रुपए दोनों रेडियो के विक्रय मूल्य है। तो इसका मतलब हमें पूछ रहा है कि प्रत्येक का विक्रय मूल्य, तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 3000 रुपए। क्योंकि दोनों के विक्रय मूल्य क्या है, समान है। दोनों के विक्रय मूल्य समान है, तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 3000 रुपए आ जाएगा। और दोनों का विक्रय मूल्य 6000 आएगा, प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना आएगा, 3000 आएगा। तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से इस तरीके से क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। वरना आप इसको किससे कर सकते हो, एक्स मेथड से भी कर सकते हो। आप मान लो, या फिर आप लिख दो कि माना कि प्रत्येक का विक्रय मूल्य x है, फिर x इंटू 100 बटे 125 प्लस का x इंटू 100 बटे 75 बराबर रख सकते हो 6400। बराबर 6400 रखोगे तो वहां पे x की वैल्यू आ जाएगी, और जो आपने x क्या मानना है, विक्रय मूल्य मानना है, वैसे भी आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हो। लेकिन बेस्ट ये रहेगा, क्योंकि कैसी भी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाती है तो आप आसानी से ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसी तरीके से लगाएंगे उस क्वेश्चन को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो हमें क्या बोल रहे हैं, हमें बोल रहे हैं रवि ने 2 घड़ियां 3200 रुपए में खरीदी। कितने रुपए में खरीदी, 3200 रुपए में खरीदी। उसने एक को 10% लाभ पर तथा दूसरी को 10% हानि पर बेचा। यदि दोनों के विक्रय मूल्य समान है तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो वैसे ही मैं कहूंगा कि फर्स्ट घड़ी को 10% के लाभ पे बेचा है, तो 10% की आप फ्रैक्शन वैल्यू लिख लो 1/10। तो मैं कहूंगा ये है प्रॉफिट और ये है कॉस्ट प्राइस। ठीक है भाई। दूसरी घड़ी को उसने 10% हानि पे बेचा है, तो इसका मतलब फ्रैक्शन वैल्यू तो सेम है, लेकिन अब की बार यहाँ क्या होगा, लॉस होगा, और ये क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा ना। अब क्या करेंगे, अब वैसे ही एक साइड में कॉस्ट प्राइस, एक साइड में सेलिंग प्राइस लिख लेते हैं। एक साइड में कॉस्ट प्राइस, एक साइड में सेलिंग प्राइस। मैं कहूंगा 10 की जो घड़ी थी वो 1 का लाभ कमा के 11 में बेच दी। 10 में खरीदी, 1 का लाभ कमा के 11 में बेच दी। दूसरी बात, दूसरी घड़ी थी उसको 10 में ही खरीदा था, लेकिन 1 की हानि हो गई, 9 में बेच दी। कितने बेच दी, 9 में। क्या इसके सेलिंग प्राइस बराबर है, क्योंकि हमें तो बोल रहे हैं सेलिंग प्राइस समान होना चाहिए। सेलिंग प्राइस समान बनाने के लिए इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दो। जब आप ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 90, और ये हो जाएगा 99, ये हो जाएगा 110, और ये हो जाएगा 99। देखो दोनों के विक्रय मूल्य समान हो गए, 99 रुपए 99 रुपए। तो मैं कहूंगा दोनों घड़ियों को कितने रुपए में खरीदा, दोनों घड़ियों को 200 रुपए में खरीदा। कितने रुपए में खरीदा, 200 रुपए में खरीदा। दोनों घड़ियों को कितने में सेलिंग कर दिया, 198 रुपए में सेलिंग कर दिया। कितने में कर दिया, 198 रुपए में सेलिंग कर दिया दोनों घड़ियों को। हमें क्वेश्चन में जो वैल्यू दे रखी है वो दोनों घड़ियों की कॉस्ट प्राइस दे रखी है। देखो रवि ने दोनों घड़ियां 3200 रुपए में खरीदी है। कितने रुपए में खरीदी है, रवि ने दोनों घड़ियां 3200 रुपए में खरीदी है। इसका मतलब हुआ आपको 200 की वैल्यू दे रखी है, कितने के बराबर है, 3200 के बराबर है। कितने के बराबर दे रखी है, 3200 के बराबर दे रखी है। तो एक की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, एक की वैल्यू 16 के बराबर आ जाएगी। कितने के बराबर आ जाएगी, 16 के बराबर। हमें वैल्यू कितने की निकालनी है, 198 की। लेकिन 198 क्या आएगा, दोनों घड़ियों की सेलिंग प्राइस आएगी। हमें पूछ रहा है कि प्रत्येक का सेलिंग प्राइस बताओ, प्रत्येक का विक्रय मूल्य बताओ। तो अपन क्या करते हैं, अपन निकालेंगे 16 इंटू 198, और मैं डायरेक्ट 2 का भाग दे देता हूं। क्यों, क्योंकि हाफ करना पड़ेगा, प्रत्येक का निकालने के लिए हाफ करना पड़ेगा।
तो प्रत्येक की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, 8 बार जाएगा, 8 को 198 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 64 का 4 आएगा, बचेगा कितना 6, 8 नहीं 72 और 6 कितने हो गए 78, 78 का 8 आएगा, बचेगा कितना 7, 8 और 7 कितना हो जाएगा 15। आपकी जो वैल्यू आएगी वो 1584 आएगी। और ये 1584 क्या है, प्रत्येक घड़ी का विक्रय मूल्य है, प्रत्येक घड़ी का क्या है, विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है। और दोनों घड़ियों की कुल सेलिंग प्राइस निकालनी है तो इसका डबल हो जाएगा। तो देखो आज जो हमने क्वेश्चन किए हैं उनमें सब में खरीदारी के क्वेश्चन थे कि कोई व्यक्ति कैसे वस्तुओं को खरीद रहे हैं और किस किस प्रकार से वो सेलिंग कर रहे हैं, कि नए लाभ न हानि हो रही है या फिर विक्रय मूल्य समान दिखा रहा है, या कुल सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ हानि हो रही है, या फिर विक्रय मूल्य समान होने पे विक्रय मूल्य पूछ लेता है। ऐसे जो टाइप के क्वेश्चन है वो आपको देखने हैं, अच्छे से एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो आज की जो क्लास थी वो अपनी इतनी रखते हैं, आगे की क्लास नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन रहने वाले हैं। अगर आपको इजी स्टडीपुर की क्लास से अच्छी लग रही है तो आप इन्हें लाइक ज़रूर करें और लाइक के साथ साथ शेयर भी ज़रूर करें। और अभी तक अगर आपने इजी स्टडीपुर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको ऐसे अच्छे अच्छे कंसेप्ट की वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे।